मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना पाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर दे बारंबार जिनेश्वर। सूत्र पाठ करेंगे 10, 11 और 12। एक एक सूत्र बोलेंगे। मैं बोल रही हूँ एक बार। संसारिणो मुक्ताश्च समनस्का मनस्काः संसारिणस्त्रस्थावराः। तत्वार्थ सूत्र नामक ये महाशास्त्र है आचार्य उमा स्वामी देव द्वारा रचित। इसके अंतर्गत दूसरे अध्याय की चर्चा यहाँ चल रही है और दूसरे अध्याय के अंतर्गत जीव तत्वार्थ का वर्णन यहाँ किया जा रहा है। सबसे पहले जीव के असाधारण भाव कौन कौन से हैं। जीव के असाधारण भाव, जीव के असाधारण भाव कौन कौन से हैं। औक्षमिक, शारीरिक, सायोक्षमिक, औदयिक और पारिणामिक। ये जीव के असाधारण भाव हैं। इन भावों की चर्चा की। उसके बाद में जीव का लक्षण बताया गया। जीव का लक्षण क्या है। जीव का लक्षण क्या है रेखा जी। जीव का लक्षण है चैतन्य है, उसमें सुख दुख का अनुभव है। और बाल बोधनी बतानी है या तत्वार्थ सूत्र में क्या बताया है। जीव जीव के अंदर जीवस आत्मा नहीं, बोलिए सुधा जी। जीव के ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग। हाँ, उपयोग जीव का लक्षण है। जीव का लक्षण क्या है। उपयोग। उपयोग है वो जीव का लक्षण है। उपयोग किसे कहते हैं। उपयोग किसे कहते हैं। बोलिए रेखा जी। उपयोग किसे कहते हैं। ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं। ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं। चैतन्य अनुबंधाई परिणाम, चैतन्य का अनुसरण करने वाला जो ज्ञान और व्यापार भी नहीं याद रहे तो ज्ञान दर्शन को उपयोग कहते हैं। व्यापार भी नहीं याद रहता है। उपयोग का मतलब क्या है। ज्ञान और दर्शन वो उपयोग है, वो जीव का लक्षण है। ज्ञानोपयोग के कितने भेद हैं। ज्ञानोपयोग कितने प्रकार का होता है। निशा जी। ज्ञानोपयोग 8 प्रकार का है। हम्म। वो 5 प्रकार के तो नहीं। मति, श्रुत, अवधि, मति ज्ञानोपयोग, श्रुत, अवधि, मन, पर्याय और केवल, ये तो 5 ज्ञान हो गए। और फिर कुमति, कुसूत्र और कु अवधि, ये 3 अज्ञान हो गए। इस प्रकार ज्ञानोपयोग 8 प्रकार का हो गया। बहुत बढ़िया। 8 प्रकार का ज्ञानोपयोग। दर्शनोपयोग कितने प्रकार का है। कविता जी।
दर्शनोपयोग कितने प्रकार का है? नहीं, आज समझ गए। कांता आंटी, दर्शनोपयोग कितने प्रकार का है? आवाज चालू करिए। चक्षु, बढ़िया। निद्रा निद्रा, प्रचला वो तो प्रचला, दर्शनावरण की है, वो दर्शनावरण की है। यहाँ तो चक्षु, अचक्षु, अवधि, 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 केवल। मन, प्रज्ञान, केवल ज्ञान। ज्ञान नहीं, दर्शन की। मन नहीं होगा, केवल ज्ञान होगा। ज्ञान नहीं, लेकिन दर्शन बोलेंगे, ठीक है ना? केवल दर्शन, केवल दर्शन। हाँ, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, ये दर्शनोपयोग के 4 भेद हैं। इसके बाद में अब फिर यहाँ बताए जीव तत्वार्थ के भेद प्रभेद। जीव कितने प्रकार के होते हैं? जीव कितने प्रकार के होते हैं? बोलिए रूपम जी। जी 2 प्रकार के, संसारी और मुक्त जीव। संसारी और मुक्त, संसारिणो मुक्ताश्च, ये 2 प्रकार के जीव होते हैं। समनस्क और अमनस्क यानी संगी और असंगी, ये किनके भेद हैं? समनस्क और अमनस्क यानी संगी और असंगी, ये किनके भेद हैं? बोलिए रेखा। ये संसारी जीवों के भेद हैं। संसारी जीवों के भेद हैं। समनस्क और अमनस्क ये संसारी जीवों के भेद हैं। तो क्या कोई और टाइप से भी संसारी जीवों के भेद होते हैं? और किसी तरह से भी होते हैं क्या संसारी जीवों के भेद? निर्मला देवी जी, आप बोलेंगे? और किसी तरह से होते हैं संसारी जीवों के भेद? बोलिए अर्चना जी। रस और स्थावर के भेद से भी संसारी जीवों के भेद होते हैं। रस और स्थावर, इस भेद से भी संसारी जीव 2 प्रकार के होते हैं। समनस्क जीव कौन सी गति में पाए जाते हैं? समनस्क यानी मन सहित जो जीव हैं, वो कौन सी गति में पाए जाते हैं? बोलिए भाई साहब। समनस्क जीव केवल पंचेंद्रिय में पाए जाते हैं। गति पूछ रही हूँ, गति, इंद्रिय नहीं। गति, गति कौन सी गति में पाए जाते हैं? तिरंची छोड़कर बाकी 3 गतियों में पाए जाते हैं। समनस्क जीव तिर्यंच छोड़कर बाकी 3 गति में पाए जाते हैं। सुधार करना है आपको। नहीं, चारों गतियों में है। समनस्क जीव चारों गतियों में पाए जाते हैं। उसमें भी कुछ ऐसी है गतियां जिनमें समनस्क ही पाए जाते हैं, कोई गति ऐसी है जिसमें समनस्क ही पाए जाते हैं? हाँ जी, बोलिए। देव गति में भी और मनुष्य गति में भी जो समनस्क ही पाए जाते हैं। 2 ही गतियों में समनस्क ही पाए जाते हैं। 3 गति में, रुक रुक के क्यों बोलते हैं? भाई 3 गति में ही मनस्क ही पाए जाते हैं। बढ़िया। नरक, मनुष्य और देव, इन 3 गतियों में तो जीव समनस्क यानी संगी ही होते हैं, और वैसे चारों गतियों में यानी तिरंच में भी संगी जीव पाए जाते हैं। तो अमनस्क यानी असंगी जीव कौन सी गति में पाए जाते हैं? असंगी जीव कौन सी गति में पाए जाते हैं? तिर्यंच गति में, मतलब असंगी जीव केवल तिर्यंच गति में ही पाए जाते हैं। ठीक है, बढ़िया। अब इंद्रियों की तरफ से बताएं तो समनस्क जीव कौन सी इंद्रिय वाले होते हैं? समनस्क जीव कौन सी इंद्रिय वाले होते हैं? पंचेंद्रिय जीव सब पंचेंद्रिय होते हैं। जो मन सहित हैं वो पंचेंद्रिय होते हैं। और मन रहित जीव वो कौन सी इंद्रिय वाले होते हैं?
मन रहित जीव हुए वो कौन सी इंद्रिय वाले होते हैं? हाँ जी चमेली आंटी बोलिए। 2 से 4 इंद्रिय वाले। 2 से 4 इंद्रिय वाले जीव मन रहित ही होते हैं। 1 से 4, 1 से 4। 1 से 4, 2 से 4, 1 से 4। हाँ भाई, क्या इनका उत्तर सही है? सब लोग आपके साथ नहीं है, आपके साथी आपके साथ नहीं है, क्या करें? बोलिए अनीता आंटी। एक इंद्रिय भी बिना मन वाले होते हैं, 2 इंद्रिय भी, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय भी मन वाले और बिना मन वाले दोनों होते हैं उसमें। तिर्यंच गति में तो शॉर्ट में बोल दें कि 1 से 5 इंद्रिय वाले, पांचों ही इंद्रिय वाले जीव बिना मन वाले भी होते हैं। इसमें 1 से 4 वाले तो नियम से कैसे होते हैं? 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय वाले जीव तो नियम से बिना मन वाले अमनस्क ही होते हैं, और पंचेंद्रिय जीव अमनस्क भी होते हैं, समनस्क भी होते हैं। तो लेकिन अमनस्क वाले पूछेंगे तो कितनी इंद्रिय वाले जीव हैं मन रहित? 5 इंद्रिय वाले होते हैं। 1 से 4 वाले तो है ही हैं, पंच इंद्रिय में भी होते हैं। इस तरह से ये कल हमने भेद प्रभेद देखे थे, और ये भेद मतलब जो है अलग अलग तरीके से अपन देख सकते हैं। तो अपन ने गति और इंद्रिय की अपेक्षा से देखा है, और भी मार्गणाओं में इनको लगा सकते हैं। संसारी किसे कहते हैं और मुक्त किसे कहते हैं? संसारी किसे कहते हैं और मुक्त किसे कहते हैं? जो कर्म सहित है और शरीर सहित है वे वो संसारी है, और जो कर्म रहित है और शरीर सहित है वे मुक्त। कर्म रहित है और शरीर सहित है। रहित रहित कर्म और शरीर से रहित हैं वे मुक्त हैं। बढ़िया। जो कर्मों से सहित हैं, शरीर से सहित हैं, वो जीव संसारी, और जो कर्मों से भी रहित हैं, शरीर से भी रहित हैं, वो जीव मुक्त। और एक कोई पॉइंट पूरा क्यों नहीं बोला आपने एक बार में? रुक रुक के बोलने की क्यों है आदत? बोलिए पद्मा जी। पहले से 14वें गुण स्थान तक सभी जीव संसारी मतलब संसारी हैं। और मुक्त 2 स्थान अतीत है मतलब। यानी पहले से, अब इसको क्या बोलेंगे, तीनों पॉइंट को इकट्ठा करके, 1 से 14 गुण स्थान तक सभी जीव जो कि कर्म सहित हैं, शरीर सहित हैं, वे सभी जीव क्या हैं? संसारी हैं। यानी जो जो गुण स्थानों में स्थित हैं, चाहे पहले में हो, चाहे दूसरे में हो, चाहे 14वें में हो, तो जो भी जीव 1 से 14 गुण स्थानों में से किसी भी गुण स्थान में स्थित हैं, कर्म से सहित हैं और शरीर से सहित हैं, वो सभी जीव संसारी हैं। और जो किसी भी गुणस्थान में नहीं है, गुणस्थान से पार है, यानी सिद्ध है, कर्म से रहित हैं, किसी भी प्रकार का कर्म 8वें कर्मों से रहित हैं, और शरीर से भी रहित हैं, वो सभी जीव मुक्त कहलाते हैं। इस तरह से संसारी और मुक्त। त्रस किसे कहते हैं? त्रस किसे कहते हैं? बोलो भी प्रशस्ति। 2 से 4, 2 से 5 इंद्रियों वाले 2 से 5 इंद्रिय तक के जीव को त्रस जीव कहते हैं। 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक के जीव वो त्रस कहलाते हैं। ठीक है। स्थावर किसे कहते हैं? स्थावर किसे कहते हैं? ललतेश जी। स्थावर जीव जो नहीं मालूम। स्थावर नहीं मालूम तो आपने पूछा नहीं। फिर अपने आप आसमान से टपक के आएगा, आपको पूछना चाहिए ना आपको। स्थावर किसे कहते हैं? नीलम भाभी इनको पढ़ा दिया करो थोड़ा।
आप अच्छा पढ़ाते हो। आप भी तो अच्छे बनो, मैं कब तक रहूंगी। नहीं। स्थावर जीव पृथ्वी का एक, जल का एक, वायु का एक, अग्नि का एक और वनस्पति का एक जीवों को स्थावर जीव कहते हैं। यानी एक इंद्रिय जीवों को, एक इंद्रिय जीवों को स्थावर कहते हैं। और फिर वो 5 प्रकार के होते हैं। जो एक इंद्रिय जीव है उनको स्थावर कहते हैं, और एक इंद्रिय से ज्यादा है यानी 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक के सारे जीवों को त्रस कहते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से अब तो कोई परिभाषा नहीं बची है। अब इसके बाद में आपकी जिम्मेदारी है, किसी को कोई शब्द नहीं आता हो। चलिए, ये कल अपनी चर्चा हो गई थी। अब स्थावर जीवों के भेद यहाँ पर बता रहे हैं। सूत्र नंबर 13 और 14 है, पेज नंबर 109 है तत्वार्थ मणि प्रदीप में। बोले दे मुझे। आवाज चालू नहीं हुई आपकी। क्वेश्चन बच गया, साधारण वनस्पति प्रत्येक वनस्पति वाला, इसमें नहीं था क्या वो? नहीं, इसमें नहीं है। ठीक है, देखिए स्थावर जीवों के भेद। विगत सूत्र में संसारी जीवों के त्रस स्थावर इस प्रकार के 2 भेद बताए हैं। अतः अब यहाँ उन दोनों के बारे में समझाते हैं। जो संसारण त्रस स्थावरा कहा था, तो स्थावर कौन है और त्रस कौन है वो यहाँ पर सूत्र में ही बता रहे हैं। सूत्र बोल रही हूं मैं, पीछे बोलेंगे। सुमन जी आप बोलिएगा। पृथ्वी व्यप तेजो वायु, पृथ्वी व्यप तेजो वायु, पृथ्वी व्यप तेजो वायु, पृथ्वी व्यप्त तेजो, व्यप तेजो वायु, पृथ्वी व्यप तेजो वायु वनस्पतयः स्थावराः। पृथ्वी व्यप्त बोलना है या खाली प तक? व्यप, व्यप। पृथ्वी व्यप तेजो वायु वनस्पतयः स्थावराः। पृथ्वी व्यप तेजो वायु वनस्पतयः स्थावराः। पृथ्वी व्यप तेजो वायु वनस्पतयः स्थावराः। द्विन्द्रियादयस्त्रसाः, द्विइन्द्रियादयस्त्रसः, द्विन्द्रियादयस्त्रसाः। द्विइन्द्रियादयस्त्रसः। देखिए क्या कह रहे हैं, स्थावर कौन है और त्रस कौन है। तो शब्द है पृथ्वी, पृथ्वी यानी पृथ्वी। फिर है अप, पृथ्वी और अप, ये शब्द है। पृथ्वी और अप, तेजो। ठीक है, पृथ्वी यानी पृथ्वी, अप यानी जल, तेज यानी अग्नि, वायु और वनस्पति तो पता ही है। तो ये पृथ्वी और ये अप, इनकी संधि होती है, तो ये जो बना है यहाँ पर पृथ्वी, ये एक्चुअली पृथ्वी ऐसे लिखते हैं, पृथ्वी उसमें। तो ये पृथ्वी और ये व और अ जुड़ के क्या बन गया, व्यप। ये प है, ये प आधा हो गया यहाँ पर, ये आधा ही है यहाँ पर भी। अब हलंत वाला प होता है, तो पृथ्वी व्यप, ये हलंत वाला तय, फिर तेजो। तो हलंत वाले तय को यहाँ आधा लिखा है, हलंत वाले प को। तो पृथ्वी व्यप यहां तक बोलना है, पृथ्वी व्यप, फिर तेजो, फिर वायु। ठीक है, तो पृथ्वी यानी पृथ्वी, अप यानी जल, तेजो यानी अग्नि, वायु यानी वायु, और वनस्पति है यानी वनस्पति। ये क्या है, ये स्थावर होते हैं। जो पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है और वनस्पति है, ये सब क्या है, ये सब स्थावर हैं। ठीक है, यह स्थावर 5 प्रकार के होते हैं। शॉर्ट में लिखा है पृथ्वी, पृथ्वी,
जीव तो पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक। जीव के साथ वो कायिक अभी आगे दिया है टीका में नीचे। फिर दूसरा जो है त्रस किसे कहते हैं, तो कहा द्वि इंद्रियादि, इंद्रिय आदि त्रसाह। तो इनकी संधि हुई, तो ये छोटी ई थी, ये छोटी ई थी, दोनों छोटी ई मिलके क्या बन गया, बड़ी द्वि। बड़ी दिख रही है वहां पर सूत्र में आपको, द्विंद्रिया, फिर ये आ इधर जुड़ गया द्विंद्रिया, और फिर ये जो त्र यहाँ था ई और ये त्र जुड़ के द्विंद्रिया दयस आदय, आदि है तो इसका यहाँ संधि होके आदयस त्रसाह। ठीक है, तो शब्द तो क्या है मूल में, द्वि इंद्रिय आदि त्रसा, ये शब्द हैं, और संधि सहित पढ़ेंगे द्वि इंद्रियादयस त्रसाह। ठीक है, ज्यादा कुछ कठिन नहीं है, वही शब्द हैं अपने परिचय। पृथिव्यप तेजो वायु वनस्पतियः स्थावरः द्विंद्रियादयस त्रसाह। जो दो इंद्रिय को आदि लेकर हैं, मतलब दो इंद्रिय जिसके आदि में है, शुरू दो इंद्रिय से जो शुरू होते हैं, तो दो इंद्रिय से शुरू हुए तो दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय, और फिर छह इंद्रिय, सात इंद्रिय, आठ इंद्रिय, वो सब त्रस होंगे। तो आचार्य कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं, रुको, अगला सूत्र दिया है 15 नंबर का, पंचेंद्रियाणी, कि इंद्रियां पांच ही होती है। कहाँ तक ले जाए, आपने तो कह दिया द्विंद्रिया दयस, दो इंद्रियों को आदि में लेके वो सब त्रस हैं, तो दो से लेके कहाँ लगाए, संख्यात असंख्यात अनंत, कहाँ तक लगाए, दो से शुरू हो जाता है ना, फिर आगे तो चलता जाता है, तो कहाँ तक लगाए कि पंचेंद्रियाणी, पांच ही होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और पंचेंद्रिय, ये जीव त्रस होते हैं। जो एक इंद्रिय जीव है, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, ये स्थावर है। अब इसमें ये तो लिखा ही नहीं है कि ये एक इंद्रिय होते हैं, ये कहाँ लिखा, पृथ्वी वायु पृथ्वी तेजो वायु वनस्पति स्थावरा लिखा, ये तो लिखा ही नहीं है एक इंद्रियाणी, और फिर द्विंद्रियादय ऐसे लिखना चाहिए था। लेकिन जब अगले सूत्र में लिखा है ना, दो इंद्रिय को आदि लेकर, दो इंद्रिय से लेकर त्रस है, इसका मतलब ही क्या है कि जो स्थावर है वो कितने इंद्रिय हैं, वो स्थावर एक इंद्रिय ही है। तो एक इंद्रिय है, अभी इंद्रियों की चर्चा तो आगे आ रही है, पंचेंद्रियाणी। तो जो एक इंद्रिय जीव है स्थावर, उनके कोई सी भी एक इंद्रिय हो जाती होगी। कितनी होती है इंद्रियां, बोलो प्रशस्ति, इंद्रियां कौन कौन सी होती है। स्पर्शन, रस, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। बढ़िया, ये पांच इंद्रियां होती हैं, पता है सबको, नहीं पता तो अब भी पता चल गया। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ऐसा बच्चों को सिखाते हैं, वो ऐसे ही बोल रही थी। ये यहाँ से ये सब पूरा स्पर्शन, फिर रसना, फिर घ्राण, फिर चक्षु और ये कर्ण, ये पांच इंद्रियां हैं। तो एक इंद्रिय जीव को, दो इंद्रिय जीव को, तीन इंद्रिय जीव को जो उनको पसंद आए, कोई सी भी दो, कोई सी भी तीन, कोई सी भी एक, ऐसा ऐसा हो सकता है क्या कि नहीं, जो जिस क्रम से है एक इंद्रिय होगी, तो जो स्थावर जीव है उनके एक इंद्रिय, तो कौन सी एक इंद्रिय होगी, कौन सी एक नेत्र इंद्रिय सबसे, वो तो जरूरी है ही, तो वो तो रख ही लें सब में, ये नहीं, सबसे एक इंद्रिय होगी तो कौन सी होगी, स्पर्शन। जो क्रम दिया है उसी क्रम से इंद्रियों की प्राप्ति होती है। एक इंद्रिय है तो स्पर्शन, दो इंद्रिय है तो स्पर्शन और रसना, तीन इंद्रिय तो स्पर्शन रसना घ्राण, चार इंद्रिय तो स्पर्शन रसना घ्राण और चक्षु, और पंचेंद्रिय है तो स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और कर्ण, और फिर संगी है तो फिर साथ में मन। इस तरह से वो क्रम से ही होती है। यहाँ तो स्थावर की बात बताई कि स्थावर जीव पांच प्रकार के हैं, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक। ये पांच प्रकार के स्थावर जीव हैं, एक इंद्रिय जीव हैं। ये पांच प्रकार के एक इंद्रिय हैं। एक इंद्रिय जीवों को ही स्थावर जीव कहते हैं। दो इंद्रिय आदि जीव त्रस जीव हैं। देखो क्या
त्रस और स्थावर की क्या परिभाषा हम बना सकते हैं? इंद्रियों के आधार पे तो हमने बनाई ही है, कर्णानुयोग के आधार पे परिभाषा दूसरी तरह से अभी हम बनाते हैं। लेकिन क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो चले फिरे वो त्रस और जो स्थिर रहे वो स्थावर? ठीक है, जो स्थिर रहे वो स्थावर और जो चले फिरे वो त्रस? नहीं, मना कर रहे हैं। तो क्यों मना तो कर रहे हैं, सब गर्दन हिला रहे हैं। अब कारण बताइए, जो चले फिरे और स्थिर रहे ऐसा क्यों नहीं? हाँ, पानी एक इंद्रिय जीव है, उसको हम चलता हुआ नदी तालाब बहते हुए देखते हैं, वायु बहती है, बढ़िया। अग्नि भी। हाँ, इसलिए ये नियम नहीं बना सकते कि जो स्थिर रहे वो स्थावर। स्थिर तो खाली पेड़ पौधे ही दिखते हैं अपने, लेकिन जल बहता हुआ दिखता है, हवा चलती हुई दिखती है, ये दिखते हैं अपने को चलते हुए। इसलिए ये कोई नियम नहीं है। और बहुत कोई त्रस है वो स्थिर, अभी हम स्थिर बैठे हैं तो हम स्थावर हो गए क्या? तो ये कोई पहचान का चिन्ह नहीं है कि स्थिर रहे तो स्थावर और चले फिरे तो त्रस। तो फिर किसे कहते हैं त्रस और स्थावर? तो एक इंद्रिय और दो इंद्रिय आदि तरसा, वो तो हमने देखा ही। जिनके त्रस नाम कर्म का उदय होता है वो त्रस, जिनके स्थावर नाम कर्म का उदय होता है वो स्थावर। कर्णानुयोग के हिसाब से स्थावर जीव कौन से हैं? कि जिनके स्थावर नाम कर्म का उदय होता है वो स्थावर होते हैं, जिनके त्रस नाम कर्म का उदय होता है वो त्रस होते हैं। कुछ त्रस ऐसे भी दिख जाएंगे एक इंद्रिय आदि जो चलते फिरते नहीं भी दिखें, स्थिर से ही दिखें, ऐसे भी दिख सकते हैं। लेकिन वो है कितने कि एक तो इंद्रियों के आधार पर उनकी पहचान होगी। अगर दो इंद्रिय से अधिक हैं, मतलब दो इंद्रिय हैं और उससे अधिक हैं, तो वो त्रस हैं। और त्रस नाम कर्म का उदय है, अथवा एक इंद्रिय है और स्थावर नाम कर्म का उदय है, तो वो स्थावर कहलाते हैं। ये पृथ्वी आदि, देखिए यहीं पे आगे पढ़ते हैं। ये पृथ्वी आदि पांचों स्थावर जीवों के आगम में चार चार प्रकार बताए हैं। पांचों ही प्रकार के जो स्थावर हैं उनको आगम में जिनवाणी में चार चार प्रकार बताए। कैसे चार हैं? पृथ्वी, पृथ्वी काय, पृथ्वी कायिक और पृथ्वी जीव। देखिए यहाँ पृथ्वी ऐसे लिखा है ना, ये इसी तरह से वो पृथ्वी लिखेंगे तब वो संधि ऐसे बनेगी, पृथ्वी। तो पृथ्वी, पृथ्वी काय, पृथ्वी कायिक और पृथ्वी जीव। किस तरह से ये कहे हैं? देखो, जो पृथ्वी जो शब्द है तो सामान्य शब्द है, मतलब इन तीनों को भी कॉमन रूप से पृथ्वी, जो पृथ्वी काय है, पृथ्वी कायिक है और पृथ्वी जीव है, उसको भी सामान्य रूप से पृथ्वी कहते हैं। और यहाँ लिखा जो स्वयं से ही बनी हुई अचेतन जमीन है, मतलब सामान्य रूप से हम जिसको कह देते हैं। अब जिसमें अभी पहले आगे वाले भेद पढ़ते हैं, फिर इसको वापस से समझेंगे। देखो, पृथ्वी काय किसे कहते हैं? जिस पृथ्वी में से जीव निकल गया हो उसे पृथ्वी काय कहते हैं। और जीव सहित पृथ्वी को पृथ्वी कायिक कहते हैं। पृथ्वी कायिक क्या है और पृथ्वी काय क्या है? जिसमें जीव है, जीव सहित है जो, वो कहलाएगा कायिक। और जिसमें से जीव निकल गया वो क्या रह गया? अकेला काय शरीर। कायिक मतलब उस शरीर को धारण करने वाला। तो पृथ्वी, जिस पृथ्वी में अभी जीव है, जैसे कि पहाड़ है, खान है, ये अपने खेत वगैरह हैं, यहाँ क्या है? वो पृथ्वी कायिक। पहाड़ में, खान में, उसकी मिट्टी में, उसके पत्थरों में, वो पृथ्वी कायिक जीव है। वो जो पत्थर है ना, खान में से पत्थर निकाला, या खान में जो पत्थर है अभी लगा हुआ, वो क्या है? वो पृथ्वी कायिक जीव है, वहां भी जीव है। और फिर उसमें से पत्थर निकाल के, मार्बल निकाल लाए और हमने अपने घर में जमीन में लगा लिया, फर्श पे, तो अब वो क्या रह गया है? अब उसमें से जीव निकल गया, वो रह गया है पृथ्वी काय। तो जो जीव सहित जो भी स्थावर हैं वो कहलाएंगे कायिक। और जिनमें से जीव निकल गया, अकेला उसका शरीर बचा है, तो वो कहलाएगा काय। तो पृथ्वी की बात चल रही है तो पृथ्वी काय, पृथ्वी कायिक। ठीक है। तो जो जीव सहित पृथ्वी, जीव सहित पे हमको कैसे पता लगेगा कि जीव सहित है कि जीव रहित है? तो सामान्य रूप से जो भी पहाड़ हैं, खाने हैं, खेत वगैरह हैं, वो कायिक होते हैं, पृथ्वी कायिक होते हैं। और जो
पहाड़ का तो ऐसे भी पता लगता है कि पहाड़ बढ़ते हुए दिखते हैं। पहाड़ में जो पत्थर होता है खान में से निकलता क्यों रहता है? जैसे कुएं में से पानी निकलता रहता है, ऐसे खान भी किसे कहते हैं? खान का क्या मतलब है? माइन। क्या मतलब है? कि उसमें से निकाल निकाल के खत्म हो जाती है क्या? निकलता रहता है, निकलता रहता है। मार्बल की खान है, कोई और पत्थरों की खान है, निकलता रहता है। निकलता कैसे है? कि वो उसमें वो पृथ्वी कायिक है ना, वो बढ़ता रहता है वो पत्थर उसमें। तो वो जो खान में जो पत्थर है वो पृथ्वी कायिक है। हम लोग कुछ पृथ्वी कायिक यूज लेते हैं। हम क्या यूज में लेते हैं? हम लेते हैं पृथ्वी काय। हमने अपने घरों में मार्बल लगाया, दूसरे तरह के स्टोन लगाए, ग्रेनाइट लगाया, और जो जो पत्थर यूज में आए हैं। और खाली मकान में ही लगाते हैं हम पृथ्वी काय को, या और कुछ भी काम में लेते हैं? और किस काम में लेते हैं? बोलिए अर्चना। ये जैसे हीरा वगैरह नग जो होते हैं वो भी बढ़िया। पृथ्वी काय में आते हैं। ये जो हम जिससे श्रृंगार समझ रहे हैं ना, अपनी सुंदरता समझ रहे हैं, और जिसको इतना कीमती और इतनी समझ रहे हैं कि उसी के पीछे दुनिया मरे जा रही है, ये हीरा पन्ना माणक, ये सब क्या है? ये पृथ्वी, पहले तो थे पृथ्वी कायिक, जब खान में थे तब तो थे पृथ्वी कायिक, और फिर वहां खान से निकल के उनकी जो भी उनको तराश वराश के बनाया बराबर आभूषण में, तो वो है पृथ्वी का। ये जो हमने सज संवर के, हम किससे सज रहे संवर रहे हैं? एक इंद्रिय जीवों के शरीर है, पृथ्वी काय है। ठीक है, हमारे यूज में आते हैं पांचों ही प्रकार के स्थावर, मतलब जो है हम यूज में लेते हैं इनको। तो इनके शरीर को भी हमने जो पहन रखे हैं, हीरा वगैरह कुछ भी, सोना चांदी, ये सब भी क्या है? अकेला हीरा ही नहीं, सोना चांदी जितनी भी धातुएं हैं, जितने भी मेटल हैं, खान में से आते हैं कि कहाँ आकाश में से आते, पेड़ में से मिलते हैं? क्यों भाई, प्रशस्ति पता है सोना पेड़ में लगता है कि कहाँ से आता है? पेड़ में टंगा मिलता है सोना चांदी? इस सोने चांदी की भी खानें होती हैं, तो खान में से निकल रहा है, मतलब वो भी क्या है? खान में था तब तक पृथ्वी कायिक था, और अब निकल के जो हमने आभूषण बना के पहना है वो सब क्या है? पृथ्वी काय है। कितना पृथ्वी काय यूज में आता है? जितना लोहा है, एल्यूमिनियम है, स्टील है, जो जो भी हम धातुएं यूज में ले रहे हैं, जितने भी पत्थर यूज में ले रहे हैं, ये सब क्या है? ये सब पृथ्वी काय है। ठीक है, तो जो जीव सहित है वो पृथ्वी कायिक, और जो जीव रहित है वो पृथ्वी काय। बोलिए भाई। इस तरह से अगर विचार करें तो हमारे सामने जो भी चीजें दिख रही हैं, चाहे वो फर्नीचर हो चाहे कुछ हो, वो उसमें कभी ना कभी पहले जीव रहा है, और हाँ, वो जो है वो जीव का ही शरीर हम जो है मॉडिफाइड बिल्कुल रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक इंद्रिय जीवों के जो शरीर हैं वो ही हमारे ये काम में आते हैं, आ रहे हैं। जो भी जिस भी तरह की चीजें हैं, चाहे वो समझ लो केमिकल से बनाए हुए हों, तो भी उनमें जो भी चीज डल रही है, बन रही है, वो किसी ना किसी तरह से उसी तरह से यूज में आ रही है। तो फिर क्या इसको हम मांस कहें? ये जो हम इनको यूज ले रहे हैं उनका शरीर है ना, तो फिर क्या उसको मांस कहें? कि मांस नहीं कहते। एक इंद्रिय जीवों के शरीर को मांस नहीं कहते। दो इंद्रिय जीवों के शरीर से, यानी दो इंद्रिय तीन इंद्रिय आदि जो त्रस जीव हैं, त्रस जीवों के शरीर को मांस कहते हैं। तो हम किसी त्रस जीव का शरीर यूज में नहीं लेते हैं। त्रस जीव का शरीर यूज में लेने योग्य नहीं है। जैसे कि यदि हम मोती पहनते हैं, रियल मोती जो होता है वो क्या होता है? हमने अभी नाम लिया हीरा पन्ना माणक, मोती नहीं। मोती होता है, मोती कहाँ से निकलता है? पानी में से। पानी में से नहीं, वो शंख में। हाँ। सीप, सीप यानी शंख। शंख होता है दो इंद्रिय जीव, वो दो इंद्रिय जीव का शरीर है मोती। जो रियल, अब आर्टिफिशियल वैसे कोई केमिकल उससे बनाए हों वो अलग है। रियल जो मोती होते हैं वो दो इंद्रिय जीव का शरीर है, तो वो मांस की कोटि में जाएगा, वो यूज लेने लायक नहीं। और जो भी ये कोड़ी वगैरह होती हैं, कहीं कहीं इसमें अपने शादी वगैरह में बांधते हैं हाथ में, उसमें होती है वो कोड़ी, वो शंख, वो सब दो इंद्रिय जीव हैं। और वो जो हमने इसमें बांधा, तो वो दो इंद्रिय जीव तो अभी इसमें नहीं है, लेकिन वो उसका शरीर है। चौपड़ में कोड़ियां यूज में लेते हैं, तो वो यूज में लेने योग्य नहीं है, क्योंकि वो दो इंद्रिय जीव का शरीर है।
एक इंद्रिय जीवों के शरीर को हम लोग अपने, क्योंकि अब गृहस्थ हैं और जीवन यापन में उनको यूज में लेते हैं। और इसके पीछे भी क्या कारण है कि एक इंद्रिय के शरीर को मांस नहीं कहते, दो इंद्रिय के शरीर को मांस कहते हैं, क्योंकि एक इंद्रिय शरीर में ये सप्त धातुएं नहीं होती हैं। दो इंद्रिय से खून, मांस, हड्डी, एक इंद्रियों के सहनन नहीं होता, हड्डियां नहीं होती एक इंद्रियों में। दो इंद्रिय से सहनन चालू होता है, हड्डियां वगैरह दो इंद्रियों से चालू होती है। इसलिए एक इंद्रिय का जो शरीर है, यद्यपि वो औदारिक शरीर है, लेकिन वो सप्त धातु से रहित होता है, तो वो शरीर हम यूज में लेते हैं। लेकिन दो इंद्रिय आदि जो जीव हैं उनका शरीर वो सप्त धातु सहित होता है, वो मांस की कैटेगरी में आता है, वो किसी भी तरह से यूज में लेने योग्य नहीं होता है। बोलिए कविता जी। तो जैसे अपन जो लेते हैं ये मार्बल वगैरह जो ये चीजें लेते हैं स्थावर जीव, तो अपन को उसमें दोष भी लगता होगा ना काफी? अब हम तो अभी दोष तो देखो लगता ही है, जो काम करा रहे हैं घर में तो वो तो आरंभ तो हो ही रहा है, तो वो तो दोष तो लगता ही है। लेकिन अब ठीक है कि क्योंकि गृहस्थ हैं और वो कराते हैं, तो हम तो मार्केट से लेकर आते हैं सीधा, हम तो काय लेकर आते हैं जो खान से निकाल रहा है, समझ लो खान से निकालने वाला काम, उसमें कंपैरेटिवली वो थोड़ा ज्यादा दोष युक्त है, क्योंकि वहां तो वो जीव था फिर उसको अलग किया है, और हम रेडीमेड निकला निकलाया पहले से उस हिसाब से ला रहे हैं, तो थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंस इसमें कर सकते हैं। बाकी तो पर अभी हम ऐसा है कि हम जीव सहित वाला यूज में नहीं लेते, हम जीव निकल गया उसके बाद में यूज लेते हैं, इतना जरूर। जैसे कि ये जो सड़क है, हम सड़क पे चल रहे हैं, सड़क पे चल रहे हैं ना, तो ये सड़क है पृथ्वी काय, और खेत में चलें जो नमी युक्त मिट्टी होती है, पृथ्वी काय के भी दो तरह के भेद होते हैं, खर पृथ्वी, एक शुद्ध पृथ्वी, मतलब एक तो सॉफ्ट वाली, तो खेत आदि है ये सॉफ्ट सॉफ्ट पृथ्वी, और जो पहाड़ वगैरह हैं ये कठोर वाली पृथ्वी है। तो पहाड़ पे चल रहे हैं तो हम पृथ्वी कायिक पे चल रहे हैं, खेत में चल रहे हैं तो हम पृथ्वी कायिक पे चल रहे हैं, और उसमें साथ में त्रस्त तो होते ही हैं सब जगह, खेत में तो बहुत ही ज्यादा होते हैं और भी, तो त्रस्त तो होते ही हैं साथ में, लेकिन अभी तो अपन उसकी तरफ से बात कर रहे हैं। और ऐसे हम अपने घर की फर्श पे चल रहे हैं, सड़क पे चल रहे हैं, तो ये पृथ्वी काय है, ठीक, तो वो उसमें डिफरेंस है। तो ये दो समझ में आ गए, पृथ्वी कायिक और पृथ्वी काय। अब देखिए तीसरा है पृथ्वी जीव। पृथ्वी जीव किसे कहते हैं कि जो जीव, पढ़ी देखते हैं यहां से, जो जीव पहले शरीर को छोड़कर, पहला जो भी उसका कोई भी शरीर था, जिस भी शरीर में वो था पहले, मतलब पिछले वाले शरीर को छोड़कर पृथ्वी काय में जन्म लेने के लिए जा रहा है, रास्ते में है, जब तक वह पृथ्वी को अपने शरीर रूप से ग्रहण नहीं कर लेता, तब तक उस जीव को पृथ्वी जीव कहते हैं। पृथ्वी जीव किसे कहेंगे? क्या मतलब हुआ कि पहले कहीं भी था, वो किसी भी अवस्था में था, मान लो कि कोई मनुष्य ही था, अब उसको पृथ्वी का एक बनना है, मर गया, तो मर गया, अब मर के रवाना हुआ, उसको क्या बोलेंगे, यहाँ से मरा और वहां अभी पहुंचा नहीं, तो बीच की जो रास्ता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रेवलिंग टाइम को विग्रह गति, उसको बोलते हैं विग्रह गति। उसकी भी चर्चा इसमें ही आगे आएगी अभी इसी अध्याय में। तो वो पहले शरीर को छोड़कर पृथ्वी काय में जन्म लेने के लिए वो जा रहा है, तो जब तक वह पृथ्वी को अपने शरीर रूप से ग्रहण नहीं कर लेता, मतलब जब तक उसका जन्म नहीं होता, वो रास्ते में है, एक समय दो समय इतना ही लगता है, 3 समय, तब तक उस जीव को क्या कहते हैं, तब तक उस जीव को, उसको पृथ्वी काय कहें कि पृथ्वी कायिक कहें? तो काय तो कहेंगे नहीं, अभी शरीर ही नहीं मिला, और कायिक भी कैसे कहेंगे बिना शरीर, अभी तो पृथ्वी का शरीर उसने ग्रहण ही नहीं किया, अभी तो पिछले शरीर को छोड़ के और तेजस कार्बन शरीर के साथ में रास्ते में है, दूसरा पृथ्वी का शरीर उसने ग्रहण किया नहीं है, तो ना उसको पृथ्वी काय कह सकते हैं, ना उसको पृथ्वी कायिक कह सकते हैं। तो उसको मनुष्य काय कहें, मनुष्य मरा है ना, अपन ने मनुष्य को लिया, तो उसको मनुष्य काय कहें कि मनुष्य का शरीर तो छोड़ा है वहीं, मनुष्य का काय भी कहाँ है उसके पास में, तो उसको क्या कहेंगे कि वो अभी जीव, तो कौन सा जीव, तो उसको कहेंगे पृथ्वी जीव, यानी जो जीव कहीं से मरकर पृथ्वी में जन्म लेने के लिए जा रहा है, पृथ्वी में जन्म उसका हुआ नहीं, जा रहा है,
तो इतनी सी देर के लिए उसको क्या कहेंगे, पृथ्वी जीव। कितना टाइम लगना है, 1 समय, 2 समय या 3 समय मैक्सिमम, बस इतनी देर के लिए ही उसको पृथ्वी जीव, यानी विग्रह गति में जो जीव विग्रह गति में है, अब उसको जाकर पृथ्वी में जन्म लेना है, तो उसको पृथ्वी जीव कहते हैं। ठीक है। पृथ्वी काय यानी जीव रहित पृथ्वी, पृथ्वी कायिक यानी जीव सहित पृथ्वी, और पृथ्वी जीव यानी जो विग्रह गति में जो जीव है, पृथ्वी कायिक में जन्म लेने वाला है, वो पृथ्वी जीव। अब एक पृथ्वी जो सिंगल सबसे पहला था, वो किसे कहेंगे, तो पृथ्वी है। तीनों इन सामान्य, तीनों को भी सामान्य रूप से हम काय नहीं लगाए, कायिक नहीं लगाए, हम ऐसे बोलते हैं ना, पृथ्वी पे चल रहे हैं, पृथ्वी पे डाल दिया, पृथ्वी पे गिर गया। तो सामान्य रूप से भी तीनों को पृथ्वी कहते हैं। और दूसरा ये भी है, ऐसा भी भेद करते हैं, जैसे कि पृथ्वी काय और पृथ्वी सामान्य जो पहले नंबर वाला है और दूसरे नंबर वाला है, इन दोनों में भेद करते हैं कि जिसमें से अभी अभी जीव निकला है, थोड़ा ही टाइम हुआ है, उसको तो कहेंगे पृथ्वी काय। और जिसमें जीव निकले बहुत टाइम हो गया, जैसे अपने घरों में लगा है, फर्श बनी है, मार्बल लगा है, सड़क बनी हुई है, तो इसको बोलेंगे सामान्य रूप से पृथ्वी। और जिसमें से अभी जीव निकला है, थोड़ा ही समय हुआ है, निकाला है खान में से और अभी, तो फिर उसको बोलेंगे पृथ्वी काय। ऐसा भी अंतर उसमें करते हैं। और ऐसा भी कहते हैं कि सामान्य रूप से तीनों का ही कॉमन नाम क्या है, पृथ्वी। सामान्य रूप से पृथ्वी कायिक, पृथ्वी काय और पृथ्वी जीव, तीनों का कॉमन नाम पृथ्वी है। अथवा जो बहुत समय से जिसमें से जीव निकल गया है, ऐसी जो अचेतन जो पृथ्वी है, उसको भी पृथ्वी कहते हैं। इस तरह से दोनों अर्थ इसमें किए जाते हैं। तो ये पृथ्वी में थोड़ा इजीली अच्छे से समझ में आ जाते हैं। अभी और एक वनस्पति पे भी घटित किया है, पर पांचों में ही अपन को एकदम घटित अपन कर पाए या समझ में आ जाए उतना नहीं बनता, क्योंकि अग्नि में ज्यादा समझ में नहीं आता है। अग्नि काय, अग्नि का काय कैसा होगा वो उतना समझ में नहीं आता है, लेकिन होता है उसमें भी सभी तरह से, पर शब्दों में उसको नहीं बता सकते। देखिए ये समझ में आया। यहाँ जिस प्रकार 4 भेदों को पृथ्वी पर घटित किया है, उसी प्रकार वनस्पति पर भी घटित करते हैं। वनस्पति पे भी घटित हो जाएगा। जो निर्जीव वनस्पति है वह क्या हुआ, वनस्पति। जैसे अभी हमारी लकड़ी की टेबल है, लकड़ी की टेबल है, तो ये पृथ्वी कायिक है। टेबल जो है कायिक तो नहीं, इसमें जीव नहीं है। वनस्पति का शरीर लकड़ी है ना, लकड़ी, लकड़ी से बनी है टेबल, लकड़ी की टेबल बनी है। तो लकड़ी कहाँ से आई थी, प्रशस्ति, लकड़ी कहाँ से आती है, कहाँ से आती है लकड़ी, वनस्पति से, वनस्पति से, पेड़ों से। बहुत बढ़िया, पेड़ों से आती है। पेड़ों से लकड़ी आती है, तो पेड़ क्या है, वनस्पति का एक। तो वहां से वो लकड़ी आई, और फिर जब वो पेड़ था तब तो था वो वनस्पति कायिक। फिर वो पेड़ से अलग हो गई, उसको काट दिया, उसको सब साफ कर करा के और यहाँ टेबल बना दी। तो जब वो पेड़ से हटी, अलग हुई, उसको काटा गया, तब वो हो गया वनस्पति काय। और अब ये टेबल वगैरह बन गई, इतने साल हो गए बनी हुई रखी है, 10, 20, 25 साल से मान लो। तो अब ये इसको बोल रहे हैं सामान्य वनस्पति। ये कह रहे हैं कि जो निर्जीव वनस्पति है वह वनस्पति, जैसे लकड़ी और लकड़ी से बनी हुई वस्तुएं। हमारे घर में बेलन है, तो कितना पुराना पुराने चलते रहते हैं, सालों से वही चलते रहते हैं, तो लकड़ी का है ना, बेलन तो लकड़ी का ही होता है। प्लास्टिक के भी आने लग गए होंगे, लेकिन ज्यादातर लकड़ी। तो वो क्या है, उसको क्या बोलेंगे, वनस्पति। ठीक है। और वो वाला जो जैसे पृथ्वी में बताया ना अर्थ, दोनों अर्थ सब में, पांचों में उसी तरह से लगाने। अब जिस वनस्पति में से अभी अभी आज ही जीव निकला है, वह वनस्पति काय। ठीक है, ये यहाँ पे ये डिफरेंस किया है कि जिसमें से अभी अभी जीव निकला वो कहलाएगा वनस्पति काय। जैसे कि हम वनस्पतियां खाने में यूज में लेते हैं, हम लेकर आए सब्जी वगैरह, फल कुछ भी, और अभी तक पेड़ पे लगी थी एप्पल, तो वो क्या था, एप्पल पेड़ पे लगी थी, तो वनस्पति कायिक, जीव सहित थी ना, पेड़ पे लगी हुई एप्पल जो है वो है वनस्पति कायिक। फिर पेड़ पे से उसको तोड़ा, लिया, फिर उसको हमने छीला बनाया,
तो अब वो क्या रह गया, वनस्पति काय। तो वो आज ही अभी अभी हुआ है ना, वो कहलाएगा वनस्पति काय। या उसको हमने उबाल लिया, बॉईल कर लिया, सब्जी बना ली, मतलब गरम कर दिया, तो वो जीव उसमें से निकल गया, तो वो कहलाएगा वनस्पति काय। तो अब एक एप्पल में से जो जीव निकला है वो, और ये जो लकड़ी की टेबल बनी हुई है, दोनों में डिफरेंस है थोड़ा सा, समझ में आ रहा है? तो इसलिए कहा जिसमें से आज आज अभी ये जीव निकला है, कि अभी हमने लिया। जो ये जो वनस्पतियां हैं इसी तरह से यूज आती हैं, एक दो दिन में ही, एक मतलब आज की आज ही, एक आध दो दिन में समझ लो, ज्यादा इतना ही। तो वो कहलाएंगी वनस्पति काय। और ये लंबे समय से ये जो चली आ रही है एकदम ऐसी, वो उसको सामान्य नाम दिया है वनस्पति। ये थोड़ा इसमें यहाँ पे डिफरेंस है। तीसरा, जिस वनस्पति में अभी भी जीव विद्यमान है उसे वनस्पति कायिक कहते हैं। जिसमें अभी भी जीव विद्यमान है वनस्पति रूप, वो कहलाएगा वनस्पति कायिक। तो जो भी खेत में लगे हैं, पेड़ में लगे हैं, उनमें वो वनस्पति जीव विद्यमान है, तो वो कहलाएगी वनस्पति कायिक। ठीक है। और वही वनस्पति जीव किसे कहेंगे, कि जो जीव पहले शरीर को छोड़कर वनस्पति काय में जन्म लेने जा रहा है, जब तक वह वनस्पति को अपने शरीर के रूप में ग्रहण नहीं कर लेता, तब तक वह जीव वनस्पति जीव है। यानी विग्रह गति में कोई जीव है और उसको वनस्पति में जाके जन्म लेना है, तो जब तक वो रास्ते में है, विग्रह गति में है, तब तक उसको वनस्पति जीव कहते हैं। ये दो में यहाँ घटित करके बताया है। इसी तरह से जल कायिक में, जल में लगा सकते हैं कि जो जीव सहित, समझ लो नदी तालाब समुद्रों का जो जल है वो जल कायिक। फिर हमने उसको छाना, जल को हमने छान लिया अच्छे दोहरे मोटे छन्ने से, ऐसे धोती से नहीं, सिंगल रुमाल से, अच्छे दोहरे मोटे छन्ने से हमने उसको छान लिया, तो वो क्या हो गया, वनस्पति कायिक है कि काय है, कि वनस्पति जीव है, कि वनस्पति नहीं, सॉरी, जल 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 काय है, जल कायिक है, जल काय है, जल कायिक है। काय के लिए एक, कायिक के लिए दो। ठीक है, इन दो में बता दीजिए, या फिर सामान्य जल है। जल काय नहीं है वो, अभी केवल छाना है ना, अभी भी जल कायिक है छानने के बाद भी। छानने में केवल त्रस जीव छनते हैं, पानी को दोहरे मोटे छन्ने से छानने के बाद भी केवल त्रस जीव छनते हैं। जल कायिक जीव अभी भी उसमें विद्यमान है। तो वो जल काय कब बनेगा, कि जब हम उसको प्रासुप करते हैं, उसको गर्म करके उबाल दें, या फिर कुछ उसमें 6 घंटे की मर्यादा के हिसाब से लौंग डाल दिया, या कुछ भी समझ लीजिए त्रिफला वगैरह, जो भी अनार का छिलका, जिससे उसका रंग और स्वाद बदल जाए अंतर्मूर्त में। इतना डालना, एक नहीं कि एक टंकी पानी था और उसमें एक लौंग डाल दी, इतनी महंगी लौंग कौन डाले इतनी सारी, ऐसा नहीं, उस पानी का रंग और स्वाद बदलना चाहिए, तो वो फिर रहेगा जल काय। छानने से तो जल कायिक है, त्रस जीव छनते हैं केवल। इसीलिए जो व्रती जीव होते हैं वो कच्चा पानी यानी जल कायिक वाला यूज नहीं लेते, हम लोग ले लेते हैं जैसे भी। और फिर छान के अंतर्मूर्त हो गया, अब क्या करते हैं, सुबह छान के भर दिया घड़ा, और फिर ये छना ही है अपना, तो दिन भर उसी में से निकालते हैं, पीते हैं, ऐसे चलता है यहाँ तो जयपुर में तो स्पेशली, कि सुबह एक बार छान के भर दिया, छना हुआ ही है अपना, तो ऐसे नहीं छनता है, अंतर्मूर्त में ही वो अनछना हो जाता है। यदि उसको उबाला नहीं गया है या उसकी मर्यादा नहीं बनाई गई है तो वो बेकार हो जाता है। ठीक है, और जितने पानी की मर्यादा बनाई गई है उतने पानी को उतने टाइम में यूज ले लेना चाहिए। मर्यादा निकल गई फिर उसके बाद वो यूज लेने लायक नहीं है, तो उतने ही पानी को छान के उसकी मर्यादा बनानी चाहिए जितना हमारे काम में आ सके। ठीक है ना, ये अनर्थ दंड, नहीं तो पानी तो चाहिए हमको 2 जग, और पानी भर लिया हंडा भर के, और फिर उसको अभी तो बेकार हो गया, सब ढोल दिया, बेकार कर दिया, तो अनर्थ दंड का पाप उसमें होता है। खैर वो अभी अपना प्रकरण नहीं है चढ़ना नियम का, लेकिन थोड़ी सी बात आई तो मैंने बोल दी। बोलिए। छानने से त्रस जीव तो फिर मर ही जाते होंगे।
नहीं, छान के जीवानी करते हैं ना, बिलछानी करते हैं, छान कर फिर उनको जहाँ पानी, या तो मूल स्रोत जहां से हमने पानी लिया है कुएं वगैरह में से, तो वहां पहुंचाए, नहीं तो जहाँ पानी बह रहा है उस बहते पानी में उनको प्रवाहित करते हैं। पानी छानना, बस हमने छानना सुन रखा है, उसको ऐसा रखना चाहिए, पानी छान के बिलछानी वाला पानी ऐसा बोलना चाहिए। वास्तव में तो जब तक यदि हम उसकी बिलछानी मतलब वो जीवों को वापस नहीं पहुंचा रहे हैं, तब तक वो छानने का मतलब, पानी छान रहे हैं जीवों की रक्षा के लिए, उन त्रस्त जीवों की रक्षा के लिए, उनकी दया के लिए। वो छन के उस थैली में टंगे टंगे सूख गए, उस छन्ने को, छन्ने में पानी छाना अच्छे दोहरे मोटे छन्ने से, और फिर छान के बिलछानी नहीं की और ऐसे ही निचोड़ दिया, ये क्या हुआ? कि पूरा बर्बाद हो गया, कोई मतलब नहीं रहा पानी छानने का। वह सब तरह के काम करते हुए दिखते हैं लोग, और अपने में से कोई ऐसा ना हो, किसी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं है। हम में यदि ये दोष हो तो उसको निकालने सावधानी से काम करें, इसका प्रयोजन ये है। उसकी बराबर बिलछानी दीवानी, और एक साइड से दूसरी साइड से उसको खोल के बीच में से, सब जगह जीव अटके होते हैं, तो उसकी पूरी प्रॉपर तरीके से, इसलिए बार बार में पानी छानने का निषेध किया जाता है, क्योंकि उसकी बिलछानी में उतना पानी लग जाता है। तो इसीलिए एक बार सुबह पानी छान के उसको उबाल के मर्यादा बना के, ताकि बार बार में पानी छानना नहीं पड़े, एक ही बार में वो काम हो जाए, उस तरह से करना चाहिए। फिर भी जिसकी जैसी व्यवस्था हो, पर यत्नाचार पूर्वक सावधानी पूर्वक काम करना चाहिए। बोले हुए फटाफट। ये आपने जो वनस्पति का बोला, तो वनस्पति की जो हमने कहा जैसे पेड़ से टूट गया तो फिर उसमें वनस्पति कायिक तो नहीं रहा, नहीं, वो भी कायिक भी रहता है उसमें भी वो, इसलिए मैंने कहा ना उसको छील के उसको बना अलग अलग, उसमें मतलब उसको प्रासुक करने की, प्रासुक होना चाहिए। जो प्रासुक हो जाता है तो वो काय रहता है। तो आप लोग आहार वगैरह देते होंगे तो जैसे महाराज को प्रासुक करके देते हैं, तो अलग अलग चीजों को प्रासुक करने का अलग अलग तरीका होता है। किसी को गर्म करके करते हैं, किसी को छिन्न भिन्न करके करते हैं, किसी में नमक डाल के ही, तो वो अलग अलग तरीका होता है। प्रासुक जो होता है वो काय रह जाता है। जब तक साबुत है, साबुत एप्पल है, तो वो काई की है। वो बाद तक, कब तक वो जब तक सूखती नहीं है तब तक काई के हाँ हाँ, तो एप्पल वगैरह तो ऐसे सूखेंगी नहीं पड़ी पड़ी अपने आप, तो उनमें जीवी उत्पन्न हो जाएंगे, लटें पड़ जाएगी। तो उनको छिन्न भिन्न करके, तो छिन्न भिन्न यानी चाकू से हम बना देते हैं या फिर गरम कर देते हैं, तो उससे वो प्रासुक हो जाता है। वो तभी हो पाएगा, मतलब जैसे अपन ने लकड़ी में कहा या पत्थर में कहा कि हाँ, वो ऐसे नहीं इसको, वो इसमें नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। बोलिए रेणु। मेरा बहुत दिनों से ये कंफ्यूजन है कि जैसे हम लोग जो जल उबालते हैं तो वो है तो जल काई की, वो जल, तो फिर वो जो स्थावर जीव है तो वो उसकी उनकी मतलब मृत्यु नहीं होती है वो जब उबालने से, क्योंकि वो मैं समझ गई, अब टाइम हो रहा है, मैं बताती हूँ आपको। होती है, वो मरते हैं, लेकिन वो अपनी आयु के हिसाब से ही मरते हैं, और हमारा भाव यह है कि हम वो जल सहित को नहीं पिए, और उनको निकालने का और कोई उपाय नहीं है। और पानी के बिना रहा नहीं जाएगा, पानी के बिना रहा नहीं जाएगा, पानी काम में लेना है, पीने के लिए भी, और भी गृहस्थ दशा में काम में आता है, नहाने धोने आदि में भी। तो उसको हम जीव सहित वाले पानी को तो काम में नहीं लेंगे, जो त्यागी व्रती होते हैं उनकी ये भावना रहती है। तो उसको जब उबालते हैं तो वो अपने हिसाब से अपनी आयु के हिसाब से वो जाते हैं, फिर दोबारा जहां भी उनको जलकायिक में जन्म लेना है, जलकायिक में जिस भी रूप में। तो इतनी हिंसा इसीलिए आरंभ होता है, इसीलिए गृहस्थी वो आरंभ का त्यागी नहीं होता। मुनिराज आरंभ परिग्रह के त्यागी होते हैं, मुनिराज नहीं उबालेंगे खुद, और खुद के लिए किया गया हो उद्दिष्ट वो भी काम में नहीं लेंगे। गृहस्थी को एक दोष होता ही है। कृतकारित अनुमोदना, एक तो ये बात है। दूसरा है कि मतलब अगर हम उस जल को, वो मरा हुआ शरीर है उसको पिए या फिर वो कच्चे जल को पिए छान के, मेरे को जो लग रहा है कि एक ही बात है, वो मरा तो हमारे निमित्त से ही है ना, वो मरा हमारे निमित्त से ही है वो जीव। निमित्त से है, लेकिन उसको काम, हम काम किसको ले रहे हैं? काम में लेना हमारी मजबूरी है, लेकिन हम जीव सहित वाले को काम में नहीं ले पाएंगे, नहीं ले सकते हैं। यही जवाब है। और आप, अब टाइम अपने पास नहीं है ज्यादा, क्योंकि आप आगे जो भी बोलेंगे मेरे पास यही जवाब है, और आपको जो सही लगता है वो आपकी विचारधारा है।
लेकिन वो हम भावना ये है कि हम जिसमें जीव है उसको तो हम काम में नहीं लेंगे। हम खान में से भी लेकर आए हैं, तो वो जीव उसमें नहीं रहा तब हम यूज में ले रहे हैं, डायरेक्ट उस खान को ही, उसको नहीं हम काम में ले रहे हैं। तो वो भावना ये रहती है कि अब, क्योंकि भावना तो यही है, इसीलिए आरंभ परिग्रह का त्याग करके मुनि बनते हैं कि इस हिंसा से बचा नहीं जा रहा है, गृहस्थी में रहते हुए उससे बचा नहीं जा पाता है, इसलिए वो दीक्षा लेते हैं। पर वो काम में लेना मजबूरी है, तो इसी तरह से लेते हैं। बोलिए रेखा जी। हेलो मैम, ये कह रही थी हम लोग छानने, पानी उबाल के फिर भी छानते हैं हम लोग। वो तो उबाल के तो इसलिए छानते हैं कि वो उसमें ऊपर वो सब आ जाता है सब, इसलिए। पर छान के उबालते हैं कि नहीं, वो विचार करिए। छान के तो फिल्टर के पानी आता है ना, उसको उबलने रख देते हैं। नहीं, जब तक आपने छाना नहीं है तब तक तो फिर वो कसाई खाना ही है। बिना छाने पानी उबाल दिया है। नहीं, फिल्टर से छन के आता है ना। फिल्टर में जो प्रोसेसिंग हो गई वो भी सारे जीव तो मर गए उसमें, तो अनछने पानी में प्रोसेसिंग हो गई है फिल्टर में। तो फिल्टर भी जो है बातें ऐसी हैं, त्यागी व्रती तो यूज में नहीं लेते। जो भी वाटर कूलर है, वाटर कूलर, गीजर तो है ही, वाटर कूलर में क्या होता है, वो अनछना पानी इतना प्रोसेसिंग में होके वो ठंडा होता है, उसमें भी सारे जीवों का जो नॉर्मल टेम्परेचर जीवों को जीवित रहने के लिए चाहिए, उससे कुछ भी अलग किया, हीट दी कि उनको ठंडा किया, वो जीव मर जाते हैं अनछने में। तो जो भी कुछ काम करना है, हीट देनी है कि ठंडा करना है, जब तक उनको छाना नहीं है तो फिर वो जीव मरते ही हैं। इसलिए वो जो फिल्टर से पानी छना हुआ आ रहा है वो छना हुआ नहीं है, उसमें तो जीव मर गए हैं, पहले हिंसा हो चुकी है, वो हिंसा वहां हो चुकी है। तो पानी पहले छने, और फिर भी ठीक है। अब जिन मान लो इस तरह की जगह होती हैं वहां पानी खराब आता है, फिल्टर परमानेंट लगे हैं, तो कम से कम उस फिल्टर वाले को तो पहले, और अपने अपने यत्नाचार के लिए ही हम पहले उसको छाने फिर उबालें। उबालने के बाद आप छान रहे हो वो तो अपने उसके लिए कि वो ऊपर उसमें वो आ जाते हैं ना, क्या बोलते हैं, हाँ, वो उसके लिए छानते हैं। चलिए, ये थोड़ा सा 2-4 लाइनें ये रह गई हैं, ये कल करके फिर आगे सरल प्रकरण है इंद्रियों का, नहीं इंद्रियों का आएगा, द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय का, वो अच्छा प्रकरण आएगा। फिर उसके बाद जो इंद्रियों वाला है वो सरल है, कर लेंगे। अभी सुमन जी का और है, बोलिए। बोल रही थी इसमें बहुत सारी बातें कंफ्यूजन पैदा करती, तो थोड़ा सा समय कल दे दीजिएगा। कल आप लोग पूछ लीजिएगा फिर शुरू में। चलिए, जिनवाणी स्तुति कौन बोलना चाहते हैं, जिन्होंने बोली नहीं हो अभी तक? किसी से कुछ नहीं लेना, किसी को कुछ नहीं देना, अहो निश्चिंत परमानंद में जीवन हमारा है। ज्ञान में लोक है मेरा, ज्ञान ही रूप है मेरा, परम निर्दोष समता में ज्ञान जीवन हमारा है। अहो आनंद अहो चैतन्य आनंद में सहज जीवन हमारा है। अनादि अनंत पर निरपेक्ष सहज जीवन हमारा है।